नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव का अपडेट अब तक का लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन जो हाइलाइट्स हैं उन हाइलाइट्स को पहले मैं आपको बता दूं। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में आज चर्चा होगी, क्या जो सीट महागठबंधन हार चुकी है उसे भी जीत जाएगी। हार चुकी क्यों कह रहे हैं? जिस सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, क्या वहां भी खेल पलट जाएगा? वो सीट भी एनडीए के हाथ से निकल जाएगी? एक सवाल ये। उससे बड़ा जो आज की बड़ी स्टोरी है, वो स्टोरी है कि 24 घंटे बाद राहुल गांधी की बिहार में एंट्री होने जा रही है वोटर अधिकार यात्रा के बाद। वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी के साथ पहली बार राहुल गांधी नजर आएंगे। बहुत सारी अटकलें थी कि राहुल गांधी खुश नहीं है, तेजस्वी से तो दूरी बना लिए हैं, अब जो करेंगे अकेले करेंगे। लेकिन एंट्री ही तेजस्वी के साथ, और ये एंट्री कहां होने जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इलाका जिसने 2020 में भाजपा को बचा लिया, भाजपा को, मैं नीतीश का नाम नहीं ले रहा हूं, भाजपा को बचा लिया। क्योंकि अगर उस इलाके में भाजपा को अप्रत्याशित सफलता नहीं मिलती तो नीतीश कुमार का क्या है? नीतीश कुमार आज यहां है, कल वहां है, वो तो मुसाफिर है, वो तो चल देंगे झोला उठा करके। मोदी का झोला कोई नहीं देखा, लेकिन नीतीश का झोला बहुत लोगों ने देख लिया, हमेशा तैयार रहता है, कब उठा किधर चल दे। तो वही एक इलाका है बिहार का जो मतलब जहां पर 90% सक्सेस रेट था, 90% सक्सेस रेट, उस क्षेत्र से ही शुरुआत होने जा रही है। वहीं पर राहुल और तेजस्वी कदम रखने जा रहे हैं और वहीं से चुनावी शंखनाद राहुल गांधी करेंगे। ये खबर, ये प्लान एनडीए में हाहाकार के लिए काफी है। अब लाइए भाऊ को खबरों का सिलसिला शुरू करें हम। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार। बस सीधे खबर पर आते हैं भैया, लाइए पहली खबर दिखाइए। पहली खबर हम चलते हैं बड़ी खबर से ही। राहुल गांधी की एंट्री से गरमाई सियासत, एनडीए के गढ़ में तेजस्वी के साथ बड़ा खेला करने की तैयारी। चलिए नेक्स्ट, इस खबर के भीतर मैं खबर बता दूं एक बार क्या है, फैक्चुअली जानना जरूरी है, बाकी तो बातें एनालिसिस की हैं। राहुल तेजस्वी पीएम मोदी मुजफ्फरपुर में बड़े नेताओं की जनसभा। बिहार विधानसभा 2025 बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लगातार 3 दिनों तक बड़े नेताओं की जनसभा होने वाली है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर आएंगे। 29 अक्टूबर को, चलाइए इसको ऊपर करिए भाई, 29 अक्टूबर को केंद्रीय केंद्रीय सांसद, क्या ये भी अंबानी जी का है पोर्टल, केंद्रीय सांसद राहुल गांधी की जनसभा होगी। वह सकरा विधानसभा के मझोलिया राहुल गांधी में लोगों को संबोधित करेंगे। भाई पढ़ने लायक भी नहीं है भाऊ, देखिए जरा नहीं, पत्रकारिता इसी कौन लिखने पढ़ने में। मुझे लगता है ये ट्रांसलेट करवाया है हिंदी का, वो एआई से। तो ये सकरा ऐसा ही विधानसभा होगा। क्षेत्र के मझोलिया राहुल गांधी में लोगों को संबोधित करेंगे। हाँ, नहीं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी राहुल गांधी की सभा में शामिल हो सकते हैं। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर आएंगे। पीएम मोदी बलराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में जनसभा करेंगे। अब इसकी इस जो मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर जनसभा का महत्व क्या है वो हम आगे चर्चा में, अभी तो हम फैक्ट्स बता रहे हैं सिर्फ, अभी आगे चर्चा में आएंगे हम। एक एक हिस्सा अभी इस पर हम पहले चर्चा कर लें, इस दस्तक पे। भाऊ मुजफ्फरपुर में ये रैली, मैं कह रहा था ना फैक्ट्स पर आएंगे। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीट है, कुल 11। 11 में 2020 में एनडीए को 9 सीट मिली थी, 11 में 9। और मुजफ्फरपुर और दरभंगा ये कहते हैं जिसे एक नहीं, एक पूरा चंक है जी। मुजफ्फरपुर दरभंगा। मुजफ्फरपुर दरभंगा मिलाकर के 21 सीट है, दरभंगा में 10 सीटें हैं। 10 में 9 सीट मिली 9। थी एनडीए, 10 में 9। 21 में 18 सीटें, 21 में 18 सीटें एनडीए को थी।
ये 21 में 18 खाली यहीं पर अगर मामला गड़बड़ हो जाता, 50-50 हो जाता, तो एनडीए सत्ता में नहीं आती। और एनडीए छोड़िए, भाजपा सत्ता का मुंह नहीं देखती, फिर तो नीतीश उधर जिधर सरकार बन रही है। फिर भाजपा सत्ता का मुंह नहीं देख पाती, ये तय था अगर मुजफ्फरपुर और दरभंगा मोदी के साथ खड़े नहीं होते। पहले इसी पर चर्चा, ये यहां से राहुल की शुरुआत से बीजेपी एनडीए में आखिर क्यों खलबली है, यहीं से शुरुआत, फिर आएंगे हारी हुई सीट जीतने पर। देखिए आशीष जी, भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात करूँ, थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा, अन्यथा ना ले। हम्म। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया, और हम्म। राहुल गांधी को तो पहले से कॉन्फिडेंस था। राहुल गांधी के विरोधी पस्त हो गए कि राहुल गांधी पप्पू है। राहुल हम्म। गांधी ने जननायक होने का, ये जो डिग्री है जननायक होने की, ये अचीव की है। मतलब ये तगमा उन्होंने अपने मेहनत से कमाया। जब विपक्ष के राज्यों में भी, मतलब जहां एनडीए की डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां जब लाखों की भीड़ बच्चों को कंधे पे बिठा के जैसे मानो मेला देखने जा रहे हो, वैसे राहुल को सुनने आ रहे थे। तो राहुल ने संविधान को चर्चा में लाया। राहुल ने जो संविधान की अवहेलना होती है उनको चर्चा में लाया, और राहुल ने फ्रंट फुट पर खेल के ये बात देखी। तब से यदि आप बिहार के चुनाव की इस रैली तक आप देखें, तो राहुल गांधी लगातार फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। चाहे अडानी के मामले हो, चाहे पेगासस के मामले हो, चाहे राफेल के मामले हो, चाहे चीन का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन, 3 कानून का मामले हो, हर जगह पे राहुल गांधी आपको सबसे पहले रिएक्ट देते हुए, और जिसको बोलते हैं टेकिंग हेड ऑन, सीधा हाँ। सर पे, सिंग पे लेते हैं विपक्ष को। जितना हमलावर राहुल रहे हैं पिछले 2 साल से, खासकर ये तीसरे टर्म में मोदी जी के, शायद कोई दूसरा विपक्षी नेता नहीं रहा। विपक्ष के नेता बोलते हैं, कभी विधान लोकसभा में बोलते हैं, अपने विधानसभा में बोलते हैं, रैलीज में बोलते हैं, लेकिन रोज हर मर्रा में, मतलब राहुल गांधी जब सबदूर बिजी थे, तो महाराष्ट्र में जो एक डॉक्टर ने जो अपनी जीवन लीला समाप्त करी, क्योंकि उसके साथ पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने व्यभिचार किया, सांसद ने उसके ऊपर दबाव डाला। ये सारी बातें करके उन्होंने वहाँ पे भी रिएक्शन दिया। वो 24/7 पूरे भारत में बीजेपी के सामने एक ऐसे आक्रामक आह्वान देते हुए आए। तो आप ये जान लीजिए, बिहार में भी उन्होंने आगे से हमलावर हो गए। फर्स्ट स्ट्राइक उनका था। पहला हमला वो कर रहे हैं। वोट चोरी का मामला वो सामने लाए, और वोट चोरी के मामले में उन्होंने चुनाव आयोग को भी सर पे लिया। तो ऐसे में जब आप प्रचार करेंगे, तो अपने-अपने क्षेत्र में जाके प्रचार करो और कहो कि यहाँ हमको सीटें मिल गई, जहाँ हम गए। ये राहुल गांधी नहीं गए थे। राहुल गांधी को परिणाम, क्योंकि परिणाम इतनी बार, कभी एजेंसी के चलते, कभी किसके चलते, कभी स्लीपर सेलों के चलते, राहुल गांधी को, मतलब मैं कभी कल किसी पोर्टल पे एक बड़ी वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहे थे, तो उसको एंकर ने पूछा कि भाई चुनाव हार गए तो राहुल गांधी का क्या होगा? उन्होंने बोला कि हारते रहते, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल फ़र्क पड़ने का नहीं है। हर हार के बाद वो तब के निकले हैं, और उन्होंने देखा कि कभी स्लीपर सेल ने हराया, कभी एजेंसियों ने हराया। मैं कहता नहीं कि जनता ने हराया। कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के हुए सारे विधानसभा चुनाव में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये चुनाव जनता के द्वारा अर्जित किए हुए जीत नहीं थे। ये सब चुनावी जुगाड़ से किया गया था। तो राहुल गांधी ने जुगाड़ यहाँ पे सबसे पहले वोट चोरी का मामला सामने लाया, एसआईआर को लेके बहुत आक्रामक रहे। एक मतदान अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें बहुत ज़बरदस्त एक बेस तैयार हो गया। इसीलिए राहुल गांधी आक्रामक होंगे। राहुल गांधी अपने-अपने क्षेत्र में जाके, जहाँ अपनी सीटें हैं, वहीं जाके बोलेंगे तो वो अलग मज़ा नहीं। उन्होंने खुद होके आगे बीजेपी के गढ़ में पहला हमला बोला, और उनको पता है कि यदि हमारी तो सीटें हमारे साथ रहेगी, यदि हम उन्हीं की सीटें कुछ कम कर पाए, ले पाए, तो सरकार में आ सकते हैं। तो ये जो आक्रामकता है राहुल गांधी की, इसी आक्रामकता के बदौलत ये जहाँ पे अ, म 11 में से, मतलब 21 में से करीब-करीब 18 सीटें जिस बेल्ट में आई हैं, उसी बेल्ट को पहले हिट करने जा रहे हैं। और वहीं पे राहुल गांधी की अपील भी होगी, क्योंकि वहाँ 21 सीटों के मतदाता ठगे से महसूस करते हैं। क्या मिला उनको? 21 सीटें जिन्होंने बीजेपी को दी, उन्होंने क्या मिला? सिवाय आश्वासन, सिवाय बोल, मुँह ज़बानी जमा खर्च, बार-बार हिंदुत्व, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब अपनी जगह पे है। लेकिन वास्तविकता, उनके जीवन में कोई बदलाव आया क्या? लालू का जंगल राज तो क्या जंगल राज भाई, 20, 25, 21 साल, 20 साल से तो नीतीश ही है वहाँ पे।
हाँ। तो कौन सा जंगल राज कहेंगे? फिर आप पिछला यदि आपके पास 20 साल पीछे जाके आपको लोगों को बताना पड़ता है, इसका मतलब 20 साल की कुछ उपलब्धियां नहीं अपने पास। हुँ। लोग नेगेटिव वोटिंग नहीं करते। लालू का जंगल राज क्या हो गया, वो तेजस्वी के राज में होना जरूरी नहीं है। लेकिन आपने आज तक सिर्फ हवाबाजी करके लोगों को फंसाया, तो फिर अगली बार आओगे तो आप वही 5 साल, पिछले 5 साल और नए 5 साल में क्या फर्क होगा? 2010 से 15, 2015 से 20, 20 से 25 क्या फर्क पड़ा? वही आपका कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और वो होगा, वो होगा। आपसी मतभेद, आपसी जोड़-तोड़, बार-बार यू टर्न, इधर से जाना, उधर जाना। इससे ज़्यादा कुछ जनता ने, बिहार की जनता ने पिछले नीतीश के राज में क्या देखा? क्या देखा नीतीश के राज में? आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो वर्तमान में 20 साल के, जो 20 साल से तो पिछले बार से लोगों ने देखा कि अब जंगल राज तो अब शुरू हुआ है। भाजपा शासित किस राज्य में जंगल राज नहीं चल रहा? महाराष्ट्र में जंगल राज, छत्तीसगढ़ में जंगल राज, मध्य प्रदेश में जंगल राज, यूपी में जंगल राज, बिहार में जंगल राज। यदि जंगल राज लॉ एंड ऑर्डर को ही कहते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा वो स्थिति क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के बताते हैं कि ये तो सब डबल इंजन की सरकारों का ये रिजल्ट है। सब टॉप पे, हाँ, टॉप पे है। जहाँ-जहाँ तो डब्ल्यू। फिर हाँ, तो फिर आपकी दूसरी बात है, आपने क्या किया? क्या पिछले 20 साल में 10,000 युवक भी बोल सकते हैं कि हम बाहर से अंदर आ गए? हाँ, कुछ लोग वापस आ गए जो गए नहीं। कब गए? वो जो लोग वापस आए और गए नहीं, वो जीवन भर के लिए एनडीए को समर्थन नहीं दे सकते, क्योंकि कोविड की प्रताड़ना उन्होंने देखी। पैर-पैर हज़ारों किलोमीटर चले। जहाँ आप ट्रेन की बात करते हो, उसी ट्रेन के पटरी पे सैकड़ों की तादाद में लोग कट के मरे हैं, क्योंकि चल रहे थे रास्ते में, होश नहीं, रास्ते में चल रहे, रास्ता नहीं मालूम। कोई ड्राइवर तो है नहीं, कोई ट्रैवल एजेंसी तो चलाते नहीं बेचारे। रास्ते मालूम नहीं तो ट्रेन का रूट पकड़ लिए कि इसी ट्रेन में हम घर जाते हैं, तो रूट पकड़ लेंगे हाँ, ट्रेन से तो घर ट्रेन जाएँगे। पटरी पकड़ उसमें करके लोग मर चले गए। जाएँ। तो जो लोग आए कोविड के प्रकोप में, जिन लोगों ने अपनों को खोया, वो गए नहीं, तो उनके लिए भी बहुत बुरी स्मृति है। और वो तो बहुत ज़्यादा आहत है, क्योंकि यदि बिहार में ही डेवलपमेंट होती, तो क्या कोविड में मुंबई से लोगों को चल के आना पड़ता। वो जो सारा एक इम्पैक्ट पड़ा है, तो ऐसे में जब आपको जो शोला है, जो कोयले का जो निखारा है, यदि उसकी थोड़ी राख जमी है, हुँ, राख इसलिए जमी है कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है। बार-बार यही चुनाव जीत के आते हैं और वही यहीं अपना राज करते हैं। हमारी मानो नियति चली हो गई। ऐसे में कोई उस जलते हुए निखारे पे कोई यदि फूँक मारने आ जाए, तो आग जल्दी पकड़ लेती है। राख उड़ जाती है और वो शोला धधक जाता है। वही काम राहुल गांधी और तेजस्वी कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो गढ़ है, फ्रंट होके खेलना, सामने जाके खेलना, ये राहुल के हाँ, व्यक्तित्व में लगातार बदलाव आया है और यही बदलाव मैं तेजस्वी में भी ज़्यादा मैच्योर दिखता हूँ। तेजस्वी में भी, अब लोग कुछ भी कहें, जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी है। तेजस्वी में तो मुझे अब उससे भी, नीतीश कुमार से भी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखती है। नीतीश कुमार कहीं ऐसे गड़बड़ा नहीं जाता, तेजस्वी कम से कम। ठीक है, एक नीतीश लाइन पकड़ते हैं तो पकड़ते हैं। यदि उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड पे एक स्टैंड लिया तो लिया। वक्फ बोर्ड पे स्टैंड लेने पे नहीं, इनको हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टैंड बताइए। ही तो होना चाहिए इस देश में, बिना हाँ, स्टैंड वाले सारे नेता हैं। बिना रीढ़ के लोग हैं। पता नहीं किधर हाँ, खिसक जाते, आज इधर थे, कल उधर थे। कब और सबसे ज़्यादा रीढ़ विहीन, सबसे ज़्यादा स्टैंड बदलने वाले आपको एनडीए में मिलेंगे। हाँ, भाजपा के ये भाजपा में मिलेंगे। जितने ये एनडीए की गठबंधन सरकारें हैं, वो सारी बिना रीढ़ की है। क्या एकनाथ शिंदे को रीढ़ है? एलिजिबिलिटी वही क्या एलिजिबिलिटी वही एकनाथ है। एकनाथ शिंदे की रीढ़ है? लोग कहेंगे कि हुँ, भाई अरे वो शिवसेना वाला है, उसकी तो रीढ़ है। तो वे 2.5 साल सत्ता का मक्खन खाते समय शर्म नहीं आई कांग्रेस के साथ? 2.5 साल मंत्री थे, 2.5 साल बीजेपी को गाली दे रहे थे, सदन के अंदर गाली देते, सदन के बाहर गाली दे रहे थे। ये तो ईडी सीबीआई का डर और मुख्यमंत्री पद का लालच, इस चक्कर में आप गद्दारी कर बैठे। मैं सैकड़ों वीडियो दिखा देता हूँ अजित पवार के, जो कमला बाई लो और कमला बाई, वो आजकल कमल अजित कमल कर पवार रहे को हैं। ज़्यादा गाली, तो उतना रीढ़ तो की हड्डी शरद कहाँ है? पवार ने भी और होगी गाली। और भाजपा को और प्रधानमंत्री जी को रीढ़ की हड्डी कहाँ है? हुँ, जिन्होंने 70,000 करोड़ घोटाला और 25,000 करोड़ के घोटाले गिने थे, और इन घोटालों से मुक्ति देने की बात महाराष्ट्र को की थी, और उसी घोटालेबाज जिस जो 25,000 करोड़ का घोटाला और 17,000 करोड़ का घोटाला का जो हीरो था, प्रिंस था, उसी को वित्त मंत्री बना दिया। बताइए आप अब। रीढ़ की हड्डी नहीं, तो इनकी भी नहीं है।
खैर बिहार में 2-3 अभी जो हम पहले सेगमेंट पर थे, राहुल की एंट्री, एनडीए का, मोदी का गढ़, उसमें भाव ने 2-3 बात चर्चा में लाई कि 20 साल से जंगल राज 20 साल पहले था। मैं उसमें भी एक बात बिहार को ध्यान में रखनी होगी मतदान करते समय। 20 साल, इसी 20 साल में जो बच्चे 2005-6 में पैदा हुए मतदाता बने होंगे, जब उनको बताया जाता है जंगल राज था, दहलीज पर खड़ा है जंगल राज, आज भी भाजपा के कई नेताओं का बयान है, दहलीज पर जंगल राज खड़ा है, उसको रोकना है। जिस दौर को 90 के बाद से 2005 तक के दौर को जंगल राज कहा जाता है, उस जंगल राज की एक विशेषता भी, उस जंगल राज में कानून व्यवस्था पर सवाल आप खड़े कर सकते हैं, लेकिन बिहार में सामाजिक न्याय का स्वर्णकाल उसको कहा जाएगा, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। आज अगर अति पिछड़ा महादलित के नाम पर वोट बैंक तैयार कर पाए नीतीश कुमार, तो उसकी नींव लालू यादव ने तैयार की थी कि अति पिछड़ा महादलित दलित पिछड़ा, इनके इतनी रीढ़ में ताकत आ गई थी कि वो अपने नेता के पीछे खड़े हो पाए। सामाजिक न्याय का स्वर्णकाल भी कहा जाएगा। सामाजिक न्याय की बात होगी तो लालू यादव एक आइकॉन है सामाजिक न्याय। उसमें बहुत और सारे इससे लोग ज्यादा पेनाल्टी से बाबू जी, जाते हैं, लालू कुछ भी यादव नहीं से दिया। ज्यादा हाँ। लालू यादव से ज्यादा भ्रष्टाचार और ज्यादा जिन्होंने काम गुजरात में है। नहीं नहीं, भ्रष्टाचार भी क्या भाऊ, उसमें उस मैं विषय पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जिस चारा नहीं, घोटाले की बात करते हैं, उस चारा घोटाले का टोटल अमाउंट कितना था, आवे भाजपा प्रवक्ता हम बताते हैं। उसमें जगन्नाथ मिश्रा की क्या भूमिका थी? क्या जगन्नाथ मिश्रा का नाम, इसलिए मैं पार्टी की बात नहीं कहा, चाहे कांग्रेस से जुड़े हो जगन्नाथ मिश्रा, क्या जगन्नाथ मिश्रा का नाम इसलिए नहीं लेते कि मिश्रा थे? यही मनुवादी हैं जगन्नाथ। उस चारा घोटाले जब आप आएंगे फॉर्डर स्कैम में और बिहार के घोटालों, तो फिर जगन्नाथ मिश्रा के भूमिका पर चर्चा होगी। क्यों जगन्नाथ मिश्रा को नहीं कहते हैं? क्यों ये जीवेश मिश्रा से लेकर के और जितने हैं, ये जितने नेता हैं, ये क्यों जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा का नाम लेंगे तो जो इनके इनके मतदाता है ना, इनको गांव से भगा देंगे, इनको वोट नहीं मिलेगा। लालू यादव दूसरी को गाली दूसरी एक देंगे तो इनके दूसरी पीछे दूसरी एक मनुवादी खड़े अहम होंगे। दूसरी एक अहम बात करता हूं मैं। हम्म, शायद हो सकता है मैं कास्टिस्टिक गमा करने से बहुत डरता हूं। मैं जाति हम्म, पाति में विश्वास नहीं रखता। लेकिन लालू यादव का उदय, लालू यादव का वहां राज्य होना और पत्रकारिता में सवर्णों का हावी होना। हम्म, पत्रकारिता हमेशा सवर्णों के साथ रही है, सवर्णों का कब्जा रहा है पत्रकारिता में, और उनके लिए ये गले ही नहीं उतर रही थी ये बातें। इसीलिए लालू का चारा घोटाला भी बढ़ा चढ़ा के बताया गया और उससे ज्यादा बड़े अमाउंट के घोटाले को निगलेक्ट किया गया। ये जंगल राज तो, था। तो कितना ट्रेजरीज हुआ निकला है है, मैं ये पैसा। नहीं कहता हूँ, मैं कागज कहता हूँ मिट जाए कोई। कि हुआ है। उनके साले द्वारा अति किया गया है। तो फिर हाँ। क्या ये अति ये अति अभी मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है? ये अति मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है? ये अति आज गुजरात में नहीं हो रही है? ये अति क्या अब ठाकुरवाद इतना हावी है कि दलितों और बाकी पिछड़ी जातियों को जीना हराम हो गया है उत्तर प्रदेश में? क्या ये अति तब नहीं हो रही है? खबरें कहाँ है ये आशीष? खबरें निकालनी पड़ती है। आज मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ, जो एक बीजेपी का कार्यकर्ता सवर्ण है वो, और जिस हिसाब से वो कर रहा था, और फिर जब न्यूज़ लॉन्चर में जब आपने उसको बढ़ा चढ़ा के उठाया और बहुत ज्यादा वो वायरल हुआ, उसके बाद बीजेपी से एक लेटर इश्यू होता है हम्म, कि उनको बीजेपी की सदस्यता से समाप्त कर दिया निकाल जाता है, दिया निष्कासित। निकाल दिया जाता है। आप कब ढको तक डिसोल्व करोगे? लेकिन पाखंड। मेरा सवाल यही है, आपने इसके मृत्यु के बाद निकाला, लेकिन उसके ऊपर तो दसों केसेस है पहले। हम्म, ये मुजरिम आदमी जिस पे 10-10 केस है, ये आपके यहाँ बनता कैसे है ऑफिस बेरर? सवाल वो है। तो जंगल राज पाखंड, किसका? पाखंड, पाखंड वो है सब भाई, पाखंड, शुद्ध सब पाखंड है। पाखंड, सब पाखंड है। मैं और दो बातें भी पहले सवाल पर हम हैं, थोड़ा सा बस वो दो बातें और जोड़ेंगे, और एनडीए के नेताओं के कमेंट पर जोड़ेंगे, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं उसके सच के भीतर, उसके सच की पड़ताल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। चिराग पासवान ने कहा कि लोग लालू यादव के राज में पलायन जो करना शुरू किए, वो पलायन करना शुरू किए, उनको रोकना है। लालू के राज में पलायन नहीं शुरू हुआ है। बिहार को जानने वाले झारखंड हटा दें, बोकारो जमशेदपुर हटा दें, जो बिहार आज का बिहार है, आज वाला बिहार, यहां से पलायन था, पहले भी था। छपरा सिवान बक्सर कब पलायन नहीं था?
पहले कलकत्ता कमाने जाते थे, बंबई नहीं, कलकत्ता कमाने जाते थे। और जो लोग होंगे उस इलाके के वो बतावें कि नहीं था। बोकारो, जमशेदपुर स्टील सिटी और कोयले खदान ये छोड़ दिया जाए जो झारखंड में चला गया, तो पहले भी बिहार में पलायन था, पलायन करके कलकत्ता जाते थे और कलकत्ता के बाद ट्रेंड आया बंबई जाने का, इतना फर्क आया। तीसरी बात, बीजेपी ने कहा, बीजेपी का बयान है ये, और बीजेपी का बयान छोड़ दीजिए आप, प्रधानमंत्री का बयान है रैली में, उन्होंने कहा कि सारे कल कारखाने उद्योग बंद हो गए जो है उस जंगल राज में, लालू के जंगल राज में। तो कल कारखाने उद्योग बंद हो गए, इस बात को इंडोर्स करता है प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कि कांग्रेस ने कल कारखाने लगाए थे, आपके तो लगाए हैं नहीं। आप अगर 90 के बाद बंद हुए तो 47 से 90 के बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कोई बिहार का मुख्यमंत्री नहीं था। तो कांग्रेस को आपने इंडोर्स किया है, लेकिन जब झूठ बोलते हैं आप लोग तो भक्त भी वो अपना हरि राम करते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर पर लाइए भैया, ये देखिए, क्या लालू तेजस्वी के पास वापस जाएंगे? तेज प्रताप वोटिंग से पहले दिया बड़ा बयान। नेक्स्ट आगे आइए, खेल क्या है। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल, तेज प्रताप यादव के समर्थन में उतरा महागठबंधन। अभी भी पूरा नहीं है, अब आगे और आइए। महागठबंधन में बड़ा खेल, मुकेश सहनी ने तेज प्रताप यादव से मिलाया हाथ, इस सीट पर अब लड़ेंगे एक साथ। अब ये खेल शब्द है, बड़ा भ्रमित करता है लोगों को, हम लोग भी कई लिखते ही हैं कि खेल क्या हुआ, गठबंधन टूट गया, क्या हो गया। दरअसल हारी हुई सीट पर यह खेल हुआ है और एनडीए, इससे एनडीए टेंशन में है। बिहार में पूर्वी चंपारण में सुगौली विधानसभा सीट है। सुगौली से शशिभूषण सिंह प्रत्याशी थे, वीआईपी के कोटे में गई थी ये सीट, और वीआईपी से प्रत्याशी थे, उन्होंने नामांकन किया, नामांकन उनका खारिज हो गया। नामांकन खारिज होते ही बीजेपी ने अपने कॉलम में एनडीए ने एक सीट काउंट कर ली थी कि अब एक सीट तो जीत ही गए जब महागठबंधन का प्रत्याशी नहीं मैदान में। यहां तेज प्रताप ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखा था, श्याम किशोर चौधरी, पुराने नेता हैं श्याम किशोर चौधरी, इनको खड़ा कर रखा था। अब ऐन वक्त पे क्या किया, महागठबंधन ने, वीआईपी के कोटे में गई थी सीट तो मुकेश सहनी के हाथ में था, यहां पर तेजस्वी को भी नहीं झुकना पड़ा। मुकेश सहनी ने बिना किसी शर्त के, अगला भी दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट, बिना किसी शर्त के सौंप दिया समर्थन, पूरा समर्थन कर दिया श्याम किशोर का। श्याम किशोर भी केवट खुलवाट समाज से आते हैं, जो मुकेश सहनी जिस समाज के सबसे बड़े नेता हैं। तो इनके ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह को समर्थन कर दिया। अब वीआईपी के कार्यकर्ता, और वीआईपी कार्यकर्ता नहीं, इसके पीछे आरजेडी, कांग्रेस, सभी कार्यकर्ता ये श्याम किशोर को जिताने के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं। नामांकन इनका रद्द इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो शशिभूषण थे, शशिभूषण बड़े नेता उस क्षेत्र में हैं, प्रभावी, ये राजद से वो थे, मतलब राजद में रहे हुए थे। जो रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं उनको एक प्रस्तावक लगता है, जो राज्य स्तर रजिस्टर्ड है, एक प्रस्तावक होता है। अब वीआईपी उस कैटेगरी में है नहीं, तो ऐसे दलों से अगर कोई प्रत्याशी होता है तो उसके 10 प्रस्तावक होते हैं। ये शशिभूषण सिंह वही राजद का उनके दिमाग में था, उन्होंने एक प्रस्तावक के साथ नामांकन कर दिया था और सिंबल वीआईपी का था, तो नामांकन इनका रद्द हो गया। तो एक सीट सुगौली जो बिना चुनाव के ही एनडीए के खाते में चली गई थी, वो सीट अब फिर से, अब मजबूती से, और मजबूती से, क्योंकि शशिभूषण सिंह भी बड़े निराश थे, अब सब लग गए कि श्याम किशोर चौधरी को जिताना है। ये इस सीट की खबर है, पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं, एक बस शॉर्ट में ही, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन तेज प्रताप, क्या ये लालू यादव को समझना भी, लालू यादव राजनीति के बहुत मजे खिलाड़ी हैं, संसद में तो ऐसे से उनके ऐसे से दांव होते थे, शाहरुख खाना, धोबी पछाड़, तो सब चित्त हो जाते थे। क्या लालू यादव ने मुकेश सहनी अपने साथियों को कर दिया है कि जिस सीट पर ऐसी स्थिति हो तो तेज प्रताप तो है ही है, घर ही का बच्चा है, और नेता भी उसने छांटे हैं ठीक ठाक, तो उनको हाथ लगा दो। क्या एक ये नया महागठबंधन के लिए फायदे का सौदा होने जा रहा है?
देखिए आशीष, मुझे क्या लगता है हुँ, कि महागठबंधन की ताकत, तेज प्रताप की कितनी ताकत है मैं नहीं जानता, लेकिन वो महागठबंधन का ही उम्मीदवार समझ के चलिए। कल हुँ, तेज प्रताप का सपोज़ एक उम्मीदवार जीतता है ये, तो वो महागठबंधन का साथ वैसा भी दे सकता है, उसपे भी कोई दल-बदल कानून लागू नहीं होगा। हुँ, हुँ, दूसरी बात है, तेज प्रताप जिस हिसाब से अपने व्यवहार को बदलते हैं, हुँ, अपने आचरण को बदलते हैं, हाँ, यदि उनको हाँ, समझ में आ गया कि महागठबंधन का पूरा साथ होने की वजह से उनका उम्मीदवार आ गया, तो वो हुँ, अपने अपने पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए किसी भी हालत में एक ही काम हुँ, करेंगे, वो ये करेंगे कि वो महागठबंधन का समर्थन करेंगे। वो आउटसाइड से समर्थन करके ऐसा कुछ पेतरा लेके लेंगे। लेकिन वो हुँ, एनडीए के हाथ मजबूत करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। कई जगह पे आपको जब उसके उम्मीदवार के आमने-सामने होंगे और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे, तो आपको कई जगह ये जो आपने कहा कि लालू बहुत चतुर पॉलिटिशियन है, तो उसका कोई पुट आपको उसमें दिखाई देगा। लेकिन हुँ, ये सीट मुझे फिर अभी महागठबंधन के पास जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो पूरी ताकत देखो वीआईपी ने जो सीटें ली है, उनको हुँ, 25 सीटें चाहिए थी, उन्हें कम 15 सीटें ली, लेकिन 15 सीटें के बाद उनको मुख्यमंत्री पद भी मिला है। लेकिन हुँ, एक बात तय है कि वीआईपी का सारा वोट नीचे से ट्रांसफर होगा और उधर तेजस्वी का चेहरा होने की वजह से तेजस्वी का वोट भी उधर ट्रांसफर होगा। कांग्रेस का वोट तो ट्रांसफर होना ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी वहाँ बैठे हैं। अभी पूरा अशोक गहलोत से लेके सारे सीनियर लोगों को ढोल दिया है। तो ये स्लीपर सेल थोड़े सदमे में हैं। हालाँकि है थोड़े स्टार प्रचारक में भी स्लीपर सेल गए हैं, लेकिन हुँ, ओपनली क्या बोल पाएँगे? जो खेल हुँ, होना था वो हो गया। अब इसके बाद अब खेल हो नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सीट मैं अभी भी महागठबंधन की मानता हूँ। हालाँकि इसको अलग तरीके से प्रचारित किया जाएगा कि हुँ, मुकेश साहनी ने गद्दारी की, मुकेश साहनी ने तेज प्रताप का साथ दिया, मुकेश साहनी अब एनडीए के साथ, मुकेश साहनी ने महागठबंधन तोड़ा, हुँ, महागठबंधन छोड़ा। क्यों? कि हुँ, मुकेश साहनी ने उसका समर्थन किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि वो सीट एनडीए के खाते में नहीं जाने दे। ऐसा खूँटा गाड़ के रखा है उस सीट पे कि जो एनडीए कल जश्न कर रहा था, आज वो सदमे में है, ऐसा मुझे लगता है, उस सीट दोनों पे। सीट ये दोनों मैं हाँ, इस ये सीट के ही संदर्भ में बता दूं, एक और सीट जहां से प्रत्याशी को यूपी का बता करके खारिज कर दिया गया था हुँ, नामांकन, वहां हुँ, से भी एक बड़े नेता के बेटे को, वहां से वो निर्दलीय चुनाव मैदान में था, तेजस्वी यादव ने बुला करके अपने पास बगल में खड़ा करके कहा कि यही अब हमारे मतलब महागठबंधन का प्रत्याशी यही है, इसी का सिंबल आप लोग मान लीजिए। तो वहां भी प्रत्याशी विहीन नहीं हुआ है नहीं, महागठबंधन। वो चिराग पासवान वाली बात नहीं हुई है। हुँ, देखिए, चिराग पासवान के यहाँ एक कैंसल हो गया तो वो किसी खाते में चली गई, हुँ, है ना? लेकिन ये मैंने कहा ना आपको ये सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ये बच्चे हैं। नीतीश कुमार को लगते होंगे कि मेरे सामने बच्चे हैं, लेकिन वो सब है। दूसरी बात आपने चिराग के जंगल राज की, चिराग पैदा भी हुए थे क्या तब? पलायन क्या होता है चिराग को मालूम है क्या? चिराग खुद पलायन कर गए मुंबई में फ़िल्म एक्टर बनने, हाँ, है बिहार में ना? रहे कहाँ? बाकी पिताजी के बिहार साथ। मैंने वही तो कहा, ये खुद पलायन कर गए फ़िल्म एक्टर करने। मैं बाकी बिहारियों को सैल्यूट करता हूँ। जो हुँ, बम्बई में गया, उसने बम्बई में झंडे गाड़ दिए, हुँ, वापस नहीं आया। वापस पैसा भेजा, अपने परिवार को ताकत दी और मुंबई में राज किया, मुंबई में काम किया। आज मैं कहता हूँ, आज छठ पूजा के दिन पता पड़ता है मुंबई में बिहार और यूपी की ताकत कितनी है। और आज क्यों शिवसेना से लेके तमाम नेताओं को छठ पूजा के लिए स्वागत करना पड़ता है? क्योंकि छठ पूजा में विश्वास नहीं है, राजनीति है। हमारे प्रधानमंत्री भी सूपा लेके मैंने सुना था आने वाले थे, हुँ, लेकिन उनका वो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो भग लिए। तो हुँ, कुल मिलाकर यहाँ पे चिराग तो वो भगोड़े हैं कि जो पहले बिहार से पलायन करके हम बम्बई गए और बम्बई में भी नहीं चल पाए तो वापस बिहार आ गए। हुँ, लौट के बुद्धू घर पे आए और घर में अब पिताजी की बनी-बनाई विरासत को हैंडल करने लगे। हुँ। अब नहीं तो फिर ज़रा वो भी नहीं आते चल हैं। पाए। हुँ, तो अब ये ज़रा नहीं आते पता है हैं कम से कम पलायन किसको कहते हैं। तेजस्वी यादव आज की आज सुबह की पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महागठबंधन के लिए। शाम 4 साढ़े 4 बजे बड़ा ऐलान भी होने वाला है। तो ज़रा तेजस्वी यादव की बाइट चला दीजिए, सुनवाइए तेजस्वी यादव। साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको
आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों के लिए। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की भी भाषा सुनिएगा तो कोई फलदायक भाषा तो बोलते नहीं है, केवल नकारात्मक बातें बोलते हैं, लोगों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, यही काम कर बिहार तेजस्वी जी ऐसा है सर, तेजस्वी जी देखिए साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। रिपीट हो गया। चलिए, तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही कि आज घोषणा पत्र जारी करेंगे, विजन बताएंगे, रोड मैप बताएंगे और बता रहे हैं, और सिर्फ निगेटिव बातें भाजपा कर रही है, अपना चेहरा भी नहीं बता रही और सिर्फ निगेटिव बातें कर रही है, प्रधानमंत्री से लेकर के और सारे नेता। तेजस्वी यादव ने झूठ कहा या सही कहा, इस बात को प्रमाणित करने के लिए तेजस्वी यादव के बयान के साथ ही अश्विनी चौबे का बयान आ गया। अब ये बयान सुनिए और फिर इसी पर यही आखिरी सवाल होगा कि तेजस्वी यादव की बात पर क्या मुहर लगाने आए थे अश्विनी चौबे कि सिर्फ निगेटिविटी है इनमें और सिर्फ नकारात्मक उलझुल बातें करते हैं। सुनवाइए। मैं तो बोल दिया ना, वो अरे भाई नौकरी में नहीं, वो क्रॉकरी मैन में है, और वो मुख्यमंत्री तो दूर जाए, वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। आने वाले दिनों में 14 नवंबर के बाद नोट कर लीजिए, वो काल कोठरी का बक्सर में बड़ा रास्ता बनता है। यहाँ मैंने जेल में देखा है, मैंने रास्ता बनाने का भी काम आपातकाल में इसी जेल में किया है। बड़ा रास्ता बनता है, किसका? वो रास्ता किस काम का आता है? फांसी देने के लिए बिहार की जनता ऐसे अपराधियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को ये बक्सर के काल कोठरी का मुख्य कैदी हो करके, और उन्हें बक्सर की जनता सदा सदा के लिए क्या करेगी? पूरे बिहार की जनता उनको काल कोठरी में भेज के वो मुख्य कैदी होगा और गले में वो रस्सा डाल करके जनता उनके दल को फांसी लगाने का काम करेगा। जो भ्रष्टाचारी है, जो अत्याचारी है, जो दुराचारी है। हाँ, मैं तो कह लिया, वो मुख्यमंत्री तो दूर, मुख्यमंत्री का सपना तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। वो काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा और बक्सर में जो मोटका रस्सी देखते हैं बनता है, यहाँ फांसी लगाने वाला रस्सी यही तैयार होता था, यही होता है। उस फांसी से ये तमाम ये भेड़ जो काल नेवी है, इनको फांसी की सजा मिलेगी। चलिए भाव आशीष जी, नहीं, आशीष जी, इन्होंने पूरे इसमें ये नहीं कहा फांसी को कौन जाएगा, भ्रष्टाचारी अत्याचारी कौन है। ये नीतीश के लिए कह रहे थे कि तेजस्वी के लिए कह रहे थे? आप एक बाइट फिर से सुन लीजिए। से भी बहुत नाराज हैं, मोदी से भी बहुत नाराज हैं, पता नहीं। हाँ, मोदी से भी बहुत नाराज है। किसके लिए? क्योंकि इन्होंने तेजस्वी का नाम नहीं लिया। इन्हें कहा कि मुख्यमंत्री का सपना मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। मुंगेर में जाके मुंगेरी लाल का हसीन सपना किसका है, ये अमित शाह को दिख गया है। फिर अश्विनी चौबे जिस पार्टी में है उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है आशीष। जनता जो आज का यूथ जो चाहता है कि हमको हर घर में नौकरी मिलेगी, वो किसको फांसी देगी? और मैं फांसी के मायने यहाँ पे प्लीज अन्यथा ना लीजिए, मैं राजनीतिक फांसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, वही वाली की बात कर रहे हैं जो अश्विनी चौबे जिसकी बात कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं जिसकी अश्विनी चौबे। क्या देखिए आशीष जी, फांसी देना ये कानून का काम है, ठीक है।
और ये इतने नीच लेवल पे उतर जाते हैं। कई बार इनके तो गले में बवासीर है। ये तो आपने देख लिया। ये कैसी-कैसी बातें करते हैं और कैसे समाज को तोड़ने की और नेगेटिव करने की बातें में अश्विनी चौबे तो सबसे आगे है। तो इस अश्विनी चौबे को जो आप बोल रहे हैं जो सज़ा, वो सज़ा भी हल्की है। इनको कई जन्मों तक इसका पाप भुगतना पड़ेगा। ये सनातनी है ना, कई जन्मों में विश्वास रखते हैं। तो ये अगले जन्म में इनको और भी भोगना पड़ेगा। इतना पाप ये इस सिंगल जन्म में कर चुके हैं। जो समाज में तोड़ने का काम करते हो, जो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हो, सबसे बड़ा गुनाह भ्रमित करने का है, झूठ बोलने का है। रावण का गुनाह जो सबसे बड़ा था, शिव जी का और पार्वती का वार्तालाप है। पार्वती कहती कि अरे आपका सबसे बड़ा भक्त था। राम के हाथ से भगवान के हाथ से उसके प्राण गए हैं। मोक्ष जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है? बोले जीवन में उसने सब किया मेरी भक्ति की। प्रगांड पंडित था, सब कुछ किया था। माता सीता का हरण किया, लेकिन हाथ नहीं लगाया। सब अपनी जगह पे सही था। लेकिन इसने ऐसा घोर पाप किया, जो माता सीता का हरण झूठ बोल के किया, एक भगवे पेशे को बदनाम किया, साधु समाज को बदनाम किया। इसके लिए मोक्ष नहीं। बाकी तो राजनीति है। नहीं तो तो ये भाऊ झूठ बोलना, समाज को गलत राह पे बताना, सबसे बड़ा कल्प्रिट मैं किसी को वो जो कल जो आपने जिसको लोगों के सामने लाया मध्य प्रदेश वाला हम्म, केस, हम्म। वो तो क्रिमिनल है। लेकिन सबसे बड़ा क्रिमिनल मैं आसाराम बापू को मानता हूँ, क्योंकि उसने लोगों की आस्था को तोड़ा। डेरा सच्चा सौदा ये उससे भी बड़े क्रिमिनल है, क्योंकि इन्होंने आस्था को तोड़ा। चौबे जी आस्था को तोड़ते हैं, उससे बड़े क्रिमिनल। नहीं, चौबे जी कहानी तो इसी कहानी के आखिर में बता दें। आपने हालांकि आत्मक बात कह दी तो मेरे मन में कुछ विचित्र से तस्वीरें उभरने लगी कि रावण जब पाप किया झूठ बोल करके सीता माँ का अपहरण किया भगवा वस्त्र में, तो उसकी आत्मा भटकी होगी तो अकेले भटक रही होगी आत्मा। इस दौर में तो अगर भाव ये बात सच हो गई तो ऊपर आत्माओं का एक्सीडेंट हो जाएगा। भगवा में सच बोलने वाला है ही नहीं है कोई। अब लोग नहीं कहेंगे हमको लोग सनातन को ही मजाक वो करेंगे। आत्मा नहीं से आत्मा टकराएगी, आत्मा बिल्कुल आत्मा को नाक फोड़ देगी, ऐसे भिड़ेंगी आत्माएं सब। देखिए आशीष, सच बोलने वाले क्यों नहीं है? क्योंकि इसी सनातन धर्म में प्रगाढ़ पंडित हुए, पाठक हुए, धर्म की व्याख्या करने वाले हुए। लेकिन ये जो तथाकथित कथावाचक, कोई कथावाचक बनता है, कोई लाल इमली कुछ वो पर्ची निकालता है, कोई हरा टमाटर के साथ वो पीला वो सरसों खाने के लिए वो बोलता है। ये जो नकली महाराज है, जो सामान बेचते हैं, साबुन बेचते हैं और काजल बेचते हैं, तो कोई साइकिल मोटरसाइकिल भी बेचने लगा है, बाबा रामदेव, लाला रामदेव। तो ये जो साधु है, ये स्वामी है ही नहीं। इन्होंने देखा कि दुकान है ये, इन्होंने दुकानें चलवाना शुरू कर दी, इसलिए ये घोर पापी है। रावण तो चलो, रावण तो एक अलग था, वो प्रकांड पंडित होने के बाद उसने गलती की। अरे ये गलती बिना पंडित, इनका पांडित्य नहीं है, इनको 4 संस्कृत के श्लोक नहीं आते, इनको समझ में नहीं आता धर्म क्या है। इनका धर्म ये है कि आदरणीय अमित शाह जी हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार है, पूरे विश्व में हिंदुत्व फैला रहे हैं। और उनको ये पता नहीं कि रावण के चरणों में लक्ष्मण ने सुना था, ज्ञान की भरत ने सुना था। वो तो भरत को भेजते सब अयोध्या से, जाओ ज्ञान सुन के आओ। तो सब एक ये इन लोगों की आप तो तुलना भी मत किसी से करिए। रावण से तुलना करना भी नहीं, रावण मैं का तो अपमान आत्मा है। देख रहा हूँ। नहीं, नहीं आत्मा, अरे भैया, ये 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 आत्मा जो टकराती है, हुई नहीं, नहीं, ये आत्मा वहाँ पे भी गदर वो फैलाएगी। ये तकलीफ देने के लिए, ये समाज में तोड़ने के लिए आते हैं। ये समाज को विघटित करने के लिए आते हैं, समाज में हमेशा नेगेटिव बात करने के लिए आते हैं। इसीलिए भाई तेजस्वी वो अपनी विचारधारा से है, आप अपनी विचारधारा से हैं। मैं और वो आपकी क्या घोषणा पत्र विचारधारा की है? मुझे एक लाइन चौबे जिस पार्टी में है, उस पार्टी की कोई विचारधारा है? जो कल नीतीश को गाली दे रहे थे, आज नीतीश के साथ है। ये विचारधारा है। जो कल नहीं तक नहीं
पासवान को गाली दे रहे थे, पासवान के साथ है। विचारधारा बात ही किसको करनी है? ये वो घोषणा पत्र की बात कर रहा है, ये करे मोटी रस्सी फंदा बनाएंगे। हाँ, फंदा अश्विनी चौबे बनाएंगे। वही हैं जिनको, ये सब बेरोजगार हैं। अब इन सबको हाँ। पता है अब आखिरी कोशिश क्या है कि कहीं गवर्नर बना करके ही किसी कोने में बिठा दो, फेंक दो। ये लोकसभा महापाप होगा। चुनाव टिकट काटा, मैं इनका आशीष बता जी, देता हूँ संक्षिप्त में 30 सेकंड में आखिर में। लोकसभा चुनाव टिकट काटा, पैदल कर दिया, फिर ये खूब उछल कूद मचाए, खूब उछल कूद, इधर उधर कहे भाजपा में ऐसा होता है, कार्यकर्ताओं का वो होगा। इनको लगा कि कुछ बोलेंगे तो इनको वेटेज मिल जाएगा। यहाँ कौन इनका बोलने वालों को वेटेज देने वाला है? मोदी और शाह। फिर आ गए, फिर ट्रैक पे, फिर जाने लगे मंच पे। मंच पर गए, ये पटना में एक मंच पर इनके लिए कुर्सी नहीं थी। बिहार के सबसे सीनियर लीडर भाजपा के जो बचे हुए हैं उनमें सबसे सीनियर में है, कुर्सी नहीं थी। वहां से उतरे, कहे हमको दूसरे सम्मेलन में जाना है। पत्रकारों ने पूछा कुर्सी आपके लिए नहीं थी? कहे कुर्सी की बात नहीं, अभी थोड़ी देर में फिर आऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? बेटे के सोचे चलो कुछ नहीं तो इतना लगा रहूं मेहनत। तो इनकी कोशिश थी कि चलो हमको बेरोजगार किया, बेटे को रोजगार मिल जाए। तो बेटे के टिकट के लिए भागलपुर से इन्होंने पूरा मतलब जितना ये कर सकते थे, जय जय मोदी सब किए। बेटे को टिकट नहीं मिला। देखिए दुर्दशा, देखिए बेटे को टिकट नहीं मिला। बेटे जब टिकट नहीं मिला तो बेटा बागी हो गया, कहा कि नामांकन करेंगे। नामांकन के लिए जा रहा था, अमित शाह बिहार में डेरा डाल दिए जा करके। और फिर चौबे जी को ऐसा समझाए ज्ञान कि चौबे जी ने फोन करके कहा बेटा नामांकन मत जाओ करने, जा रहा था निर्दलीय करने बागी बन के। तो चौबे जी ने अपने बेटे से कहा बेटा तुम भी बेरोजगार रहो, मैं तो बेरोजगार हो ही गया हूं, तुम भी मेरे साथ बेरोजगारी का लुत्फ उठाओ, चलो मिलकर बेरोजगारी बेरोजगारी खेलते हैं। ये है अश्विनी चौबे। इन लोगों को नहीं इसीलिए तो, अगर तो एक एक के आ जाए फैक्ट पे ये मैं है। मैं अब मैं भाई, इसीलिए आशीष जी मैं सिर्फ बीच में इंटरप्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक मित्र है जोशी इंदौर से, उनको बहुत बुरा लगता है कि मैं, आप सवाल पूछते मैं बीच में बोल देता हूँ। लेकिन मैंने इसीलिए, जब आपने मुझे बाइट सुनाई तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, मैं कंफ्यूज हुई, बाइट है किसके लिए? तो एक ये मोटा रस्सा किसके लिए बोल रहे हैं? ये सब परेशान है। ये जो बोल रहे हैं ऊल जलूल, अनायास बकवास, अनायास बकवास। तो बकवास। ये मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। इस हाँ। दर्पण में अश्विनी चौबे की मानसिक स्थिति आप लोग देखिए, ये बयान उनका दर्पण है। हमें इजाजत दीजिए, आप लोग देखते रहिए, हमें इजाजत दीजिए क्योंकि हमें फिर और खबरें लानी है। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।